नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पूरी चर्चा का समापन करते हुए मोदी जी का पदार्पण हुआ लोकसभा। 102 मिनट भाषण दिया। विपक्ष ने बार बार चैलेंज किया था, चुनौती दी थी और राहुल ने तो खुलेआम चुनौती दी थी भरी संसद कि एक बार ट्रंप का नाम लेकर के हमारे 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री बोल दें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। 102 मिनट के भाषण में नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी सबको निपटा दिया, क्योंकि वही उनका दायरा है, वही हद है, उसी में वो खेलते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। ट्रंप जिस पर देश सुनना चाहता था उसका नाम भी नहीं लिए, कांपते रहे, थर 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 थर, नाम नहीं लिए। नाम भी न लेने पर अब देखिए वो आदमी कैसा है। नाम भी नहीं लिया था, इस पर तो एप्रिशिएट करना चाहिए था, फोन करके एक बार शाबाशी देनी चाहिए थी कि हाँ गुड, ऐसे ही लगे रहो। मुश्किल से 2 घंटा बीता होगा। 2 घंटे बाद ही वो ट्रंप नाम का शख्स फिर अवतरित हो गया कैमरे पर और फिर से साहेब को बेइज्जत कर दिया। अब बताओ आप कि क्या कसूर है भाई, नाम भी नहीं ले रहे हैं, क्या कसूर है? लेकिन फिर बेइज्जत किया और भारत को खुलेआम धमकी दे दी। मोदी की एक व्यक्ति के तौर पर नरेंद्र मोदी की बेइज्जती से, नरेंद्र मोदी के सम्मान से हमें कोई फर्क नहीं है भाई, कोई फर्क नहीं। लेकिन जब मोदी का अपमान देश का अपमान बनने लगे, मोदी के चक्कर में भारत को धमकी दी जाने लगी, तब फिर चर्चा करनी पड़ती है, चर्चा जरूरी हो जाती है। भाव को लाइए स्क्रीन पर, फटाफट जोड़िए, फटाफट भाव को। स्वागत है भाव आपका। खबर सीधे दिखा देते हैं, लाइए इंडियन एक्सप्रेस की खबर दिखाइए। डोनाल्ड ट्रंप वार्न्स इंडिया ऑफ 25% टैरिफ इफ ट्रेड डील नॉट रीच्ड। हिंदी में आइए। ट्रंप ने भारत को फिर धमकाया, बोले जल्द पूरी हो ट्रेड डील, नहीं तो 25% टैरिफ। अब हिंदी अंग्रेजी दोनों हो गया, तो इसके बाद सीधा ट्रंप की जुबानी सुनवाते हैं। ट्रंप की जुबानी सुनवाइए। India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Is that what you're tracking, or what do you think the rate will be for India? They are going to pay 25%. Yeah, the India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Yeah, I think so. Look, India's they're my friends, and he's my friend. And, they ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. We did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia, So that was a great one. I think that's been pretty well finalized now, right? I don't know. I'm asking you. Did I do a good job in that one? I did a good job in about 5 different wars. You think I'll get credit for it? No. Will I get credit for it? She'll say yes. No. Is the deal with India finalized? No, it's not. Okay. So what rate are you expecting? Well, we're going to see. We're going to see. But India's been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge, and you just can't do that. I think the trade deals are working out very well, hopefully for everybody, but for the United States, they're very, very good. सब था इसमें 25% टैरिफ से लेकर के और सीज फायर तक। मोदी जी के भाषण के 2 घंटे बाद ही हम तो सिर्फ टैरिफ सोच रहे थे, लेकिन सुना तो उसमें सीज फायर, पाकिस्तान के बराबर भारत को खड़ा करना, मतलब एक नहीं, ये पूरा सीरियल अपमान था। एक लाइन से एक के बाद एक, भारत पाकिस्तान बराबर, सीज फायर, कितनी बार सब। मैं तो गिनना छोड़ दिया हूँ। अपमान कितनी बार गिनते हैं यार? अपमान कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है कि जो गिनना चाहिए, जिसका स्कोर रखना चाहिए। अब आपने तय कर लिया है। देखिए, आपने सही कहा, नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से क्या है, इससे ज्यादा वो जिस पद पे बैठा है वो पद बहुत गरिमामय पद है, प्रधानमंत्री है भारत देश के। इसलिए जो भी उनका अपमान है, जब तक उस पद पे बैठे हैं तब तक वो भारत का अपमान माना जाता है, आपका और मेरा भी अपमान माना जाता है।
फिर उसने कहा कि इन दोनों देशों के बीच में मैंने युद्ध रुकवाया, मुझे क्रेडिट मिला? वो देते नहीं। आप तुम बताओ। तो उसने कहा कि नहीं, हाँ आप तो क्रेडिट है। बोला कि हाँ। उसने कल के इनके वक्तव्य को भी बता दिया कि मैंने रुकवाया लेकिन क्रेडिट देना नहीं चाहते। अब आते टैरिफ पे। 1 अगस्त का डेडलाइन है, मतलब अपने पास कितने दिन है? आज की तारीख आज 30 है, बस अपने एक पास दिन है। 1 दिन है। आज का और कल का 2 दिन है। 2 दिन के बाद 1 तारीख को क्या एक्सटेंशन देते हैं, कोई मिनट डील होता है, लेकिन उसने जिस हिसाब से बोला कि अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, कर रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि 25% का टैरिफ मैं लगा दूंगा फिर, यदि 1 तारीख तक डील नहीं हुआ तो। ये तो अभी बोला ट्रंप ने। ट्रंप एक्सटेंशन देता है नहीं देता है ये बात की बात है, लेकिन मैं बार बार, आपको याद होगा इंडोनेशिया का जब डील आया था, कई इंडोनेशिया से जो भी माल अमेरिका जाएगा उस पर 19% टैरिफ होगा, और अमेरिका का माल जो भी इंडोनेशिया जाएगा वो 0% होगा। इंडोनेशिया प्लेन खरीदेगा, इंडोनेशिया सारा पावर के लिए जो चाहिए, पेट्रोल से लेके तमाम, तेल से लेके तमाम चीजें, और बाकी युद्ध साहित्य और बाकी तमाम चीजें अमेरिका से खरीदेगा और अमेरिका को प्रॉफिट कमा के देगा। ये इंडोनेशिया का डील जब हुआ तब मैंने आपको कहा कि आशीष जी, ये इंडोनेशिया के डील के डिटेल्स आप बता रहे हैं, लेकिन मुझे क्या ये भारत का डील ऐसा ही होगा ऐसा लगता है। उसके दूसरे दिन ट्रंप ने कहा कि वी हैव फाइनलाइज अ डील विद इंडोनेशिया एंड द सेम डील वी आर गोइंग टू फाइनलाइज विद इंडिया। अब सवाल भारत सरकार का है। भारत सरकार अमेरिका से आने वाली हर चीजों पे 0% लगाएगा और अमेरिका अपने पे 19 लगाएगा। ऐसा नहीं हुआ तो वो 25% टेरिफ ड्यूटी हम पे लगाएगा, ऐसी धमकी उन्होंने दी। वो धमकी दे रहा है, नाम लेके धमकी दे रहा है, और हम धमकी का जवाब हंस के और नीचे मुंडी करके दे रहे हैं। हमारी तरफ से भी एक स्टेटमेंट जाना चाहिए था कि हम भी ट्रेड डील के लिए हमारे देश के हित में करने का प्रयास कर रहे हैं, और यदि हमारा देश का हित नहीं देखा जाता तो फिर ये ट्रेड डील अमेरिका के साथ नहीं होगा। अमेरिका 25% लगाता है, हम 50% लगाएंगे अमेरिकन चीजों पे भारत में। क्या भारत स्थिति कहने की तैयार है? भारत चुप क्यों है? सवाल इस बात का है। अब तो सीज फायर में ट्रंप ने क्या कहा, भारत क्या कहता है, जब ये तो बिल्कुल बेशरम निर्लज्ज हो कि ये कहने ही लगे हैं अभी कि नहीं, कोई तीसरा देश नहीं था, और वो बार बार कहता है कि मुझे क्रेडिट नहीं देते लेकिन मैंने ही करवाया। पाकिस्तान भी कहता है कि अमेरिका ने सीज फायर करवाया, उनको नोबेल प्राइज देना चाहिए। हाँ। अब इसमें दो लोग देशों के बीच में युद्ध हो रहा, तीसरा देश आके कहता है कि मैंने युद्ध रुकवाया। एक देश युद्ध में जो था वो भी कहता है कि हाँ अमेरिका ने रुकवाया। सिर्फ एक ही देश अड़ा हुआ है कि नहीं भाई अमेरिका का कोई रोल नहीं था, वो भी बगैर नाम लिए। इसके मायने क्या है? क्या जनता इतनी मूर्ख है कि समझ नहीं रही होगी देश में? और मैं फिर भी कहता हूं कि चलो अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोलता है, मैं कहता हूं मुझे मेरे प्रधानमंत्री पे विश्वास है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है। उस पद पे कोई भी आदमी बैठा हो, क्या करो भाई, मिट्टी का गणपति भी बैठता है तो हम तो उसी की भी पूजा करते हैं ना। हम तो प्राण प्रतिष्ठा उसमें भी करवा देते हैं। ऐसे ही इसी गणपति पे प्रधानमंत्री पद की प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो पूजा तो करेंगी हम जब तक पद पे बैठे हैं। एक भारतीय होने के नाते मैं मेरे प्रधानमंत्री का अपमान तो नहीं सहन कर सकता, लेकिन एक भारतीय होने के नाते मेरे प्रधानमंत्री से मैं पूछ तो सकता हूं। क्या बेटा पिता को सवाल पूछे तो गद्दार कहलाएगा क्या? क्या मोदी जी ने कभी भी अपने माता पिता से कोई सवाल नहीं पूछा होगा क्या जीवन में? दादाजी की गलती है। या उसमें भी कहेंगे कि नहीं दादाजी की, सही कहा तुमने, दादाजी की गलती है, बेचारे दादा कोसी जा रहे हैं। सवाल यही है कि किसी भी देश ने कुछ नहीं किया, ये सीज फायर भारत ने किया पाकिस्तान के कहने पे। अब सवाल है कि क्यों किया? पाकिस्तान ऐसा कैसा सगा हो गया आपने कि उसने फोन किया और आपने कर दिया? हाँ। आपने जो गलती जवाहरलाल नेहरू ने की,
जो गलती लाल बहादुर शास्त्री ने की, जो गलती इंदिरा गांधी ने की, जो गलती अटल बिहारी वाजपेयी ने की, इन तमाम प्रधानमंत्रियों के नाम मैंने गिने क्योंकि उनके कार्यकाल में युद्ध हुए हैं। और युद्ध भारत ने जीतने के बावजूद, यदि चाइना का युद्ध छोड़ा, नेहरू जी का, नेहरू जी ने तो देश से माफी भी मांगी, नेहरू जी ने तो सेशन भी बुलाया, नेहरू जी ने तो गलती का स्वीकार भी किया। और एक युद्ध हारने के बाद नेहरू जी इतना झटका खा गए कि उनकी उसके बाद उनकी मृत्यु ही हो गई। लेकिन शास्त्री जी ने जीता, इंदिरा जी ने जीता, अटल जी ने जीता। कारगिल एक युद्ध ही है। इन लोगों ने जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं मांगा, जो गलतियां उन्होंने की, जो गलतियां अमित शाह जी को पकड़ भी ली, अमित शाह जी ने उनको उजागर भी कर दिया, वो गलती आपने फिर क्यों की, देश पूछना चाहते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों नहीं लिया आपने? उन्होंने बोला सीज फायर, आपने बोला अच्छा ठीक है, वो गिड़गिड़ाए और आप मान गए। जब मेरे यहाँ के लोग गिड़गिड़ा रहे थे कि मत मारिए मत मारिए, तब उनके आतंकी हमको भूल के चले गए। तब हमारे लोगों का गिड़गिड़ाना आपको नहीं दिखता, पाकिस्तान का गिड़गिड़ाना आपको दिख गया। मेरे यहाँ के विधवाओं का विलाप आपको नहीं दिखता, पाकिस्तान में विधवाओं का विलाप आपको सुनाई देता है। तो आप किसके हितैषी है, भारत के या पाकिस्तान के? ये सवाल है। जब हमारी फौजें लाहौर पे कब्जा कर चुकी थी, कराची पे कब्जा कर चुकी थी, फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों नहीं लिया? ये मेरा उन तमाम डॉगी चैनलों को, पामिरियन चैनलों को सवाल है। और एक तो इतना नालायक, क्या कहे शब्द नहीं कहने के लिए, कैंकर, वो बोले हाँ हमने झूठ बोला क्योंकि हमको देश का मनोबल बड़ा करना चाहिए था। अरे देश का मनोबल बड़ा करने का काम तुमने कब से संभाला भाई? इस देश को जब चैनल नहीं थे तब भी फौज पे विश्वास था, जब रेडियो नहीं था तब भी फौज पे विश्वास था। इस देश ने हमेशा फौज पे विश्वास रखा है और फौज आज तक कभी उस विश्वास को तोड़ा नहीं है। फौज ने दिन ब दिन वो विश्वास को और दृढ़ कर दिया हमारे फौजों ने। अरे छोड़िए विदेश की लड़ाइयां, अरे कोई बड़ी आपदा भी आ जाती है देश के अंदर तो मेरी फौज उतरती है ताकत के साथ, और जनता को लगता है कि ये बाढ़ आ गई, ये भूकंप आ गया, भगवान कौन बचाएगा? तो भगवान का अवतार बनके मेरी फौज आती है और लोगों को बताती है। उस फौज के साथ तुम कहते कि मनोबल बढ़ना है। फौज कौन सा युद्ध हार रही थी जो मनोबल झूठ बोल के बढ़ा रहे थे? आप अपने टीआरपी रेटिंग के लिए, आप अपने धंधे के लिए, देश युद्ध में था और न्यूज चैनल धंधा कर रहे थे, इसलिए झूठ परोस के टीआरपी बढ़ा रहे थे। भाई लोगों को लगा भाई कराची पे हमला हो गया, बोले कराची कब्जे में आ गया, ये चैनल कहता है देखो इसको एक बार कराची कैसा जीता, आपकी व्यूवरशिप मिल गई, आपका भी रेवेन्यू बढ़ गया। मोदी के मंत्री उन झूठी खबरों को ट्वीट कर रहे थे। बताइए, मोदी के मंत्री के पास भी अपना, मतलब सरकार के पास अपना स्रोत नहीं है। हम न्यूज चैनल एक रिस्पॉन्सिबल पत्रकारिता करने के नाम पे हमने हमेशा कहा कि हम युद्ध की बात उसी को मानेंगे जो भारत की सेना ब्रीफ करेगी, और रोज भारत की सेना के अधिकारी आके बताते थे कि देश ने क्या किया और हम उसी पे बात करते थे। मतलब लोगों ने कहा कि भाई समझ में नहीं आ रहा था, मतलब ऐसे ही चैनलों को फ्री छोड़ देते 3-4 दिन तो अफगानिस्तान से लेके मतलब यूरोप तक घुस जाती भारतीय सेना। टर्की वर्की पार करके। यूरोप में है ही क्या, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान और फिर टर्की, यूरोप के मुख्य द्वार पे आप। गजब के लोग हैं, और उजले माथे से घूम रहे कि हमने झूठ परोसा मनोबल बढ़ाने के लिए। देश का मनोबल बड़ा इससे नहीं बढ़ता, झूठी खबरों से नहीं बढ़ता। आपने अपना खजाना बढ़ाने के लिए झूठ बोला और देश के नाम से पर्ची फाड़ते, शर्म आनी चाहिए। इनका सामूहिक बहिष्कार हो जाना चाहिए ऐसे एंकरों का जो झूठ परोस रहे थे और बोलते कि हाँ हमने परोसा। मतलब देश इतना डर गया था पाकिस्तान से कि देश को लग गया था कि हम चुनाव हार गए। लोग सामान बांध के किसी और तरफ भाग रहे थे, समुद्र में कूद रहे थे।
कि पाकिस्तान की फौजें आ रही है, आ रही है, आ रही है, इसलिए चैनल झूठ बोल बोल के लोगों को बता रहे थे नहीं नहीं हम जीत रहे, हम जीत रहे। अरे हम जीत ही रहे थे भाई, हम कौन से हार रहे थे, हम तो जीत ही रहे थे। लेकिन आपने जीत को बड़ा चढ़ा के बताने का प्रयास किया, क्योंकि आपको अपना खजाना भरना था। एक को लगा लेकिन कराची में जहाज पहुंचा गया, दूसरे को लगा अरे इसने तो कराची में जहाज पहुंचाया, मेरा चैनल कौन देखेगा। उन्होंने कराची के शिपयार्ड पे बमबार्डिंग करवा दी। तीसरे ने कहा कि अरे यार इसने कहा कि कराची में उनके जहाज डुबा दिए, तीसरे ने कराची ही डुबा दिया, लो मैं तो कराची भी डुबा दूंगा। क्या नहीं, गजब के इतना गपोड़ी है। मतलब इस देश के गपोड़ी सिर्फ शीर्ष स्थान पे बैठे नहीं है, वो जो वायरस है गप मारने का, वो नीचे तक उतरा है। ये तो वही मैं कहा ना, इतना तक नहीं, मुनीर गिरफ्तार हो गया, शहबाज बंकर में है, यहाँ हाँ। तक था, बंकर में है, वो गिरफ्तार हो गया। खैर, ये जो आपने कहा ना, वो यही कहने वाला था कि ये तो प्यादे हैं, ये वो है ना कि उस परंपरा के सबसे निचले पायदान पे हैं, जो झूठ वाली परंपरा है, गप वाली परंपरा है। इसमें शीर्षस्थ स्थान पर देखिए, इस भारत में डिजिटल क्रांति, डिजिटल भारत झूठ पर टिका है, मेक इन इंडिया झूठ पर टिका है, आत्मनिर्भर भारत झूठ पर टिका है, विकास देश का झूठ पर टिका है, डेवलपमेंट की बातें झूठ पर टिकी हैं। 10%, 9% का ग्रोथ रेट आज 6%, 6.2, 6.4 पे दम तोड़ रहा है, और कहा जाता है कि हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 9, 9.5% का था, और उन्हें नहीं, राम माधव से लेकर के दुनिया के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अगर भारत को डेवलप करना है, भारत को, तो 10%, 9.5% का एवरेज ग्रोथ रेट होना चाहिए। वो 6, 6.25 पे दम तोड़ नहीं रहा है। नहीं, वो 10% कंटिन्यूस 25 साल तक चलना चाहिए, 25 साल चलना चाहिए। ऐसा वो नहीं तो कि एक साल में। मैन्युफैक्चरिंग 10 का आपने ग्रोथ रेट 25 साल तक चलेगा, तब जाके हम विश्वगुरु कहलाएंगे। विश्वगुरु क्या कहलाएंगे? तब डेवलप्ड कंट्री में आएंगे, डेवलप्ड कंट्री में आएंगे। विश्वगुरु तो अपने आप कह लेना है, विकसित देशों में तब आएंगे। आपने कल ही कार्यक्रम किया था, इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठप होता जा रहा है, ठप होता जा रहा है। करीब करीब अब 1.5% ग्रोथ रेट पे आकर के, मतलब उसी के आसपास टिक रहा है। ये हालत मैन्युफैक्चरिंग की है। मतलब हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर कुछ होगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे। खैर, जरा आते हैं फिर से ट्रंप पर और ट्रंप के टैरिफ पर। अगर ये 25% टैरिफ इंपोज कर दिया भारत पर तो क्या असर होगा? पहले हम लोग चर्चा किए हैं इस पे, लेकिन आपका जो अमेरिका में जाने वाला उत्पाद है, सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका हमारे, मतलब जो हमारा और अमेरिका का ट्रेड पार्टनरशिप है, उसमें अमेरिका को फर्क पड़े ना पड़े, क्योंकि अमेरिका का जो ओवरऑल वॉल्यूम है ट्रेड का, उसमें भारत ना के बराबर है। लेकिन बिल्कुल। भारत का जो ओवरऑल वॉल्यूम है एक्सपोर्ट का, उसमें अमेरिका नंबर 1 पे है। 18% भारत का एक्सपोर्ट जो है टोटल, उसका 18% अकेले अमेरिका को होता है, अकेले अमेरिका को। तभी तो हम ट्रेड बैलेंस में ऊपर हैं, पॉजिटिव है। नहीं तो पूरी दुनिया में तो चीन के साथ तो 100 बिलियन डॉलर का लॉस है हमारा हर साल, 100 बिलियन डॉलर। अमेरिका को हम एक एक्सपोर्ट ही करते अमेरिका था, एक ही अमेरिका था जहां हम ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव थे, यानी हम प्रॉफिट में थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको भी अब निगेटिव में लाया है। हाँ, अब अमेरिका के साथ जो हमारा धंधा हो रहा है, क्योंकि अमेरिका से तेल भी हम खरीद रहे हैं, हाँ, तो अब ट्रेड बैलेंस हमारा उल्टा हो गया है, क्योंकि ट्रंप ने बड़ा क्लियर बोल दिया, अमेरिका के साथ धंधा करोगे प्रॉफिट में अमेरिका रहेगा। तो भारत अमेरिका को प्रॉफिट दिलवाने के लिए काम कर रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? मतलब अरे कोई अमेरिका का राष्ट्रपति खुलेआम भारत में निवेश करने वालों को कहे कि भारत में निवेश मत करो, मेरे यहां करो, हाँ, इसके बावजूद भी हमारा मुंह नहीं खुलता, मुंह नहीं खुलता। उसके बाद हमारे भी पास हम उसके बाद भी हम कहते हैं कि विन विन पोजीशन में है, अच्छा हमारा ट्रेड डील होने वाला है। ये मीडिया जो पामेरियन जो दिखाते हैं, बताते हैं, कल शाम से मोदी जी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया है, लेकिन कल शाम से हेडलाइंस क्या रही हैं?
राहुल गांधी विपक्ष को एकदम लुटा दिया, धज्जियां उड़ा दी मोदी जी ने, परचम लहरा दिया मोदी जी ने, झंडा उठा लिया मोदी जी ने। खैर, टेक्सटाइल और गारमेंट जो बड़ा एक्सपोर्ट है अमेरिका को भारत की तरफ से, टेक्सटाइल और गारमेंट, ये अगर 25% टैरिफ लगा, 20 से 25% ठप, क्योंकि हमारे पड़ोस में गारमेंट में बांग्लादेश बहुत ऊपर भारत से चला गया है। बांग्लादेश का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है और भारत का, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अगर 25% टैरिफ में कर रहा हूं, बांग्लादेश पे भी लगे और भारत पे भी लगे, तो भारत का गारमेंट और जो टेक्सटाइल ये धड़क धरा रह जाएगा, कि बराबर टैरिफ पर बांग्लादेश भारी पड़ेगा, हमेशा भारी पड़ेगा। देखिए, कपड़ा, जूता, ज्वेलरी और डायमंड, ये जो है, हटा दीजिए इसको, ज्वेलरी और डायमंड, ये दोनों का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है। इस पे 26-27% टैरिफ की उम्मीद है। उम्मीद क्या कहें, आशंका है, डर है तो आशंका है। 26 से 27% जो डायमंड का काम होता है भारत में, और जो ज्वेलरी, मतलब एकदम रेडीमेड ज्वेलरी, ये दोनों का दोनों ठप पड़ जाएगा। मोबाइल और जो ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, ये भारत में ऑटो पार्ट्स मतलब जो नट बोल्ट ये सब पहुंच जाता है, बहुत ये बहुत जाता है भाई। बहुत भयंकर इसके वो है, एक्सपोर्ट है। इस पर 25% से लेकर के 27% टैरिफ होने की आशंका है, आशंका है। बैठ जाएगा। स्टील और एल्युमिनियम, इस पे हमने बहुत चर्चा की है। हमारा सबसे बड़ा खरीदार स्टील में अमेरिका है, एल्युमिनियम में नंबर 2 का है। ये ठप हो जाएगा। मोबाइल, हर साल 14 अरब डॉलर का मोबाइल भारत से एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में। भले भारत बिल्कुल में बेसिकली मोबाइल का भी, अभी आपको बता दें तो, असेंबलिंग होती है मोबाइल की। मोबाइल का प्रोडक्शन, उसको हम प्रोडक्शन मानते हैं, लेकिन असेंबलिंग को भी मान लें, क्योंकि भारत से ही शिपमेंट जाते हैं, शिपमेंट बिल्कुल भारत से जाते हैं, तो हम उसको मान लेते हैं। हालांकि अगर उसको एक्चुअली आप देखेंगे तो वो असेंबलिंग का काम, चीन से जो उसके सब छोटे छोटे पुर्जे हैं वो चीन में बनते हैं, फाइनली आकर के भारत में असेंबल हो नहीं, जाता है। बहुत सारी चीजें हैं आशीष जी, जैसे आपने ऑटोमोबाइल में बता रहा हूँ, मैं एक थोड़ी सी जानकारी 30 सेकंड लूंगा मैं। हाँ जब ठीक है। इंदौर में फ्री प्रेस जर्नल में बिजनेस एडिटर था, हाँ, तब मैंने एक यूनिट को प्रोफाइल किया था। उस कंपनी का नाम था डेट्रॉइट इंडिया लिमिटेड। हम्म, वो स्मॉल एंड मीडियम स्केल में रजिस्टर्ड थी, हम्म, और आपको ताज्जुब होगा, हम्म, वो इंदौर में यूनिट थी, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थी। पूरा का पूरा माल उसका एक्सपोर्ट होता था, और पूरा का पूरा माल जो है वो अमेरिका के डेट्रॉइट में जाता था, जहां सबसे बड़ी गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग होती है। हाँ, 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 और वो बनाता डेट्रॉइट। क्या था, वो बनाता था वेलोसिटी शाफ्ट। हम्म, जो बड़े पिकअप में वेलोसिटी शाफ्ट लगते हैं, उसका प्रोडक्शन इंदौर में होता था। और जब उस वेलोसिटी शाफ्ट जो इंदौर में बनता था, उसकी साख इतनी बड़ी थी कि यदि कोई वहां पे तो कोई एक पिकअप तो खरीदता नहीं, 100 पिकअप खरीदते हैं कंपनियां। और यदि खरीदते तो उसमें बाकायदा बैंक से जब पैसा लेते थे, लोन लेते थे, तो उस पे बाकायदा एक क्लॉज लिखते थे, द व्हीकल इज यूजिंग द वेलोसिटी शाफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय डेट्रॉइट इंडिया लिमिटेड। इमेजिन करिए आप, अमेरिका में बड़े बड़े पिकअप गाड़ियों का जो साख थी, वो इंदौर में बनने वाले वेलोसिटी शाफ्ट की थी। मैं आज से 30-40 साल पहले की बात बताता हूँ। और जब मैंने अननोन इंडस्ट्रीज को, इंदौर में ऐसी कई उद्योग थे कि जो विश्व के स्तर पे माने जाते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में जानकारी नहीं थी, क्योंकि लोकल में वो विज्ञापन नहीं देता था, लोकल में उसका कोई लेना देना नहीं था, पूरा का पूरा माल अमेरिका एक्सपोर्ट होता था। तो एक यूनिट साइड को चल रही, पता ही नहीं लोगों को यहाँ क्या बन रहा है। तो ऐसे इंडिया से ऐसे कई कंपनियां होगी। मैं तो ये खुद, मैंने जिस कंपनी को प्रोफाइल किया, जिस कंपनी पे आर्टिकल लिखा, मैं उसकी बात बता रहा हूं आपको। ऐसे दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पे, अलग अलग राज्यों में ऐसी कई कंपनियां होगी जो ऐसे स्पेयर पार्ट्स बनाती होगी, जो स्पेयर पार्ट्स पे अमेरिका का उद्योग चल रहा है, ऑटोमोबाइल उद्योग। यदि मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
तो उन पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा जब हेवी ड्यूटी लगेगी। अच्छा, दूसरी बात है, अमेरिका में जो भारत का आपने कहा कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट है, 18% हम टोटल एक्सपोर्ट से अमेरिका करते हैं। यदि वो ज्यादा हेवी ड्यूटी वाला हो गया तो उसकी जगह लेने के लिए देश, विश्व के कई देश लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में, हाँ, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है आज के डेट में हर देश में कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। ऐसे कई इश्यूज है जो हमें हैंडल करने होंगे। क्या ट्रम्प सीने पे पत्थर, मतलब ट्रम्प अपने सीने पे अपना, हमारे सीने पे खुद का पैर रखकर हमसे एग्रीमेंट साइन करवाएगा, या हम ट्रम्प के साथ बराबरी भी खड़े होकर एग्रीमेंट करेंगे? 1 तारीख परसों है, आज उसकी वार्निंग है। 2 दिन आप भी सांस रोक के रखिए, मैं भी रखता हूं, देखता है, सांस रोक के देख रहे, रोक कीजिए तो मर जाएंगे हम, एक कहावत है, सांस रोक के हम भी देख रहे स्थितियों को क्या, क्योंकि ये एग्रीमेंट इस देश के किसानों, इस देश के उद्योगपतियों को, इस देश के एमएसएमईज को, इस देश के जीएसटी पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देने वाला है। एक तो एक बाजू हो गई इंपोर्ट की, यदि हमारे यहाँ इंडोनेशिया जैसा 0 टैरिफ कर दिया उन्होंने, तो अमेरिका से जो चीजें भारत आएगी, उससे जो भारत का उद्योग ठप हो जाएगा, वो एक दूसरी मार पड़ेगी, हाँ, वो भी देखना है, वो भी देखना है। 46 पिछले साल का जो भारत का और अमेरिका का व्यापार था वो 129 अरब डॉलर का था, 129 हाँ, बिलियन डॉलर, 29 बिलियन डॉलर। और उसमें भारत को जो फायदा हुआ था वो 46 अरब डॉलर का था, 46 अरब डॉलर। हाँ, अब जो 25-26% टैरिफ की आशंका है ईयू पे, जो यूरोपियन कंट्रीज पर लगाया है, वियतनाम पर लगाया है, इंडोनेशिया पर लगाया है, मतलब जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज पर, हाँ, इन सारे देशों का टैरिफ भारत के मुकाबले कम होगा अगर 25-26% लगा, कम नहीं होगा। नहीं, भारत इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का 19 है, हम्म हम्म इंडोनेशिया का इंडोनेशिया 19 का है, हाँ, 19 है। हाँ 19 है। और भारत सबसे मतलब ऊपर हो जाएगा, जो अभी टैरिफ आया है उसमें हाँ सबसे ऊपर हो जाएगा। और भारत का औसत टैरिफ 17% है, औसत जो एवरेज टैरिफ है अमेरिका के साथ, हाँ हाँ, भारत 17% लगा रहा है। वो 26% लगा देगा अगर, तो इंडियन एक्सपोर्ट मारा जाएगा। इंडियन एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट तो बहुत ज्यादा दिक्कत में है। और बिल्कुल बिल्कुल। इकलौता, जो आपने कहा, इकलौता देश ऐसा है जहां से हम बहुत बड़े मतलब लेवल पर हम ट्रेड सरप्लस में है, नहीं सरप्लस तो में, सब डेफिसिट बाकी में है। ओवरऑल 200 अरब रुपए का घाटा है हमारा हम्म। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अच्छा, में। एक 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 आंकड़ा बहुत रोचक है, इसको समझना होगा। भारत और जो है जो अमेरिका देख रहा है क्या कि वो कहां कहां पर व्यापार घाटे में है। वही टैरिफ का पूरा मकसद ही है कि अपने व्यापार घाटे को खत्म कर ले। चीन के साथ उसका व्यापार घाटा 24.7%, 24.7%। मैक्सिको 13.6%, जो उसका पूरा व्यापार घाटे में हिस्सेदारी। चीन 24.7%, मैक्सिको 13.6%, वियतनाम जिसका हमने नाम लिया उससे ट्रेड डील हो चुकी है भारत से कम पे, वियतनाम 10%, जर्मनी 6.8%, यूरोपियन यूनियन का देश, आयरलैंड ईयू का हिस्सा 6.7%, कनाडा 5.6%, जापान के साथ उसकी डील हो गई 5.6%, दक्षिण कोरिया 5.4%। उसके बाद है भारत। उसके कुल ट्रेड डेफिसिट में भारत का जो हिस्सा है वो मात्र 3.8%। लेकिन रोज रोज जो है, जो थपड़ी मार करके भाग रहा है वो भारत को। आप इतना नाम कहीं और किसी देश का सुने? भारत कितने नीचे, क्या है आशीष जी, इसका 3.8% मात्र। ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? ये इसका जो 3% लॉस है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, मैं बार बार कहता हूं, एक इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी होने के नाते मैं इसको उल्टा देखता हूं। हाँ, वो भारत का 140 करोड़ का उपभोक्ता को हाँ, बड़ा हाँ, मार्केट देखता है। हाँ, वो अपने इंपोर्ट उतना ही रहेगा जितना भारत करेगा। सपोज भारत 19% पे भी आता है इंडोनेशिया के स्लैब में,
तो 17 से 2% बढ़ गया हमारा। तो हमारे एक्सपोर्टर को इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन हमारे इंपोर्ट के लिए जो उसका मार्केट खुल जाएगा, तो उसके इंडस्ट्रीज को वहां पे एक लाइफ सेविंग डोज हो गया। ये 140 करोड़ के लिए उस देश की विस्की, वाइन, पेट्रोल, डिफेंस, प्लेन, गाड़ियां, क्या नहीं, बादाम, सोयाबीन, गेहूं, मैदा, आटा, एडिबल ऑयल, सोयाबीन की खली, ये आएगा। उसका जो इंपैक्ट है वो किसी विश्व का कोई देश उसको दे नहीं सकता जो भारत को मिलेगा। जर्मनी में उनका पूरा खोल दिया 0% पे, तो जर्मनी की पॉपुलेशन भारत के सामने कहा, हाँ, वियतनाम की पॉपुलेशन कहा, इंडोनेशिया की पॉपुलेशन कहा। चीन कुछ ज्यादा खरीदता ही नहीं अमेरिका से, तो वहां हाँ। वो मार्केट देगा ही नहीं। हाँ, एक बड़ा भूख उसके पास है, बड़ा उपभोक्ता, बड़ा ग्राहक, विश्व का सबसे बड़ा ग्राहक। ट्रंप की नजर उधर है। वो मार्केट खुलवाएगा डेयरी के लिए, वो मार्केट खुलवाएगा एग्रीकल्चर के लिए। वो पूरा प्रयास कर रहा है, और सारा झगड़ा एग्रीकल्चर के ऊपर ही अटका हुआ है, ये जो मुझे सुनने में आया अधिकारियों से। अच्छा, यहाँ तो विशाल एक किसान वैसा भी मर रहा है। कल शिवराज सिंह जी ने कहा कि कई किसानों की आय दुगनी हो गई। वो अपने बेटे को उसमें गिन रहे हैं, जो फूलों का व्यापार करता है, और उसकी तो 4 गुना हो गई होगी भैया। हमारे यहाँ धरती भी नेताओं के बच्चों के यहीं ज्यादा अनाज उगाती है। आप नेता के बच्चे हो कि आपकी फसल बहुत ज्यादा उगती है, और आप नेता के बच्चे नहीं हो तो आपका एग्रीकल्चर भी काम नहीं करता। उन्होंने, आज मैंने अखबार में पढ़ा है, उन्होंने कहा कि देश के कई किसानों की आय दुगनी हो गई। मैं नाम पूछवाना चाहता हूं कुछ लोगों की, सैंपल के तौर पे 10 किसान के नाम दे दे, उसमें बस नेताओं के बच्चे ना हो, वो अपने बच्चे का नाम ना दे। ये उसका फूलों का बिजनेस है, फूल उगाता है, वो किसान है फूलों का। 10-20 दे, हम लोग स्टोरी करें ना, कम से कम बाकी करे किसानों को भी भाई, प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे अज्ञानता को ज्ञानता के प्रकाश से उजागर, मतलब उजाला दे दीजिए। जरा 10-20 नाम बता दीजिए, तो हम भी जाके चरणों में रहे उनके, ताकि हमको पता पड़े कि सरकार ने उन 20 लोगों के लिए क्या किया जो वो दुगने से ज्यादा कमा रहे हैं। तो मेरे विदर्भ, मैं नागपुर रीजन से आता हूं, जहां सबसे ज्यादा है किसान जान दे देते हैं। मैं उस जिले से आता हूं आशीष जी, जिस जिले का उस विदर्भ में भी नंबर 1 है जी जान देने में। सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है विदर्भ का यवतमाल, मेरा जिला है। मैं उस 20 लोगों की गाथा मेरे जिले में एक एक गांव में दे दूं, तो मेरे जिले का नंदनवन हो जाएगा। ये बोले तो सही, नाम तो दे, हवा में बात नहीं करे, क्योंकि जवान को हड्डी नहीं, तो उनका मुंह उठाया, दन्न करके बोल दिया। कुल मिलाकर के जो अभी बड़ा डिटेल में भाव ने बताया ना कि 140-43 करोड़ की मार्केट, इसको एक लाइन में अगर कहें तो ट्रंप का मकसद है कि पूरी दुनिया से होने वाला नुकसान कहाँ भरपाई कर ले, एक जगह। भारत को माल बाकी जहां, बेचे। हाँ, सब जगह का नुकसान भरपाई करने के लिए एक मार्केट है, सारा माल वहां खपा दे। खैर, राहुल गांधी का भी रिएक्शन आया है इसी पर, जरा सुनवा देते हैं कार्यक्रम खत्म होने से पहले राहुल गांधी का, क्योंकि बीच कार्यक्रम में ये अपडेट आई कि राहुल का रिएक्शन है। सुनवाइए। Words on Trump, sir. Trump has again reiterated saying that he initiated the ceasefire and tariff will be imposed on India 20 to 25% in the coming days. This has come after the speech of the Prime Minister. Yeah. So it's obvious. I mean, Prime Minister has not said that Trump is lying. It's obvious what has happened. सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे हैं. That is the reality. राहुल जी बोल क्यों नहीं पा रहे, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आपने चुनौती दी कि ट्रम्प को बोलिए कि आप ट्रम्प लायर हैं, फिर भी पीएम नहीं बोले। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना. अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं. और सर बार-बार ट्रम्प जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं धक्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है. वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी
ट्रेड डील चाहता है तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। हमने ये कुछ हमने कुछ अलग तो कहा नहीं था आशीष जी। जब इनकी रिएक्शन भी नहीं आई थी तो हमने तो वही कहा था जो दिखता है। राहुल गांधी भी वही कह रहे हैं जो दिखता है। दिखता है। अब कोई सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, मोदी के अंधे को सब मोदी मोदी दिखता है। हाँ। हम भारत के अंधे हैं, इसलिए हमको भारत दिखता है। चलिए खैर, आज मिड डे मुद्दा यही रोकते हैं, एक उम्मीद के साथ कि ट्रेड डील अगर हो, ना हो कोई बात नहीं, हो तो भारत के फेवर में हो। हमेशा ही कोई भी चाहेगा कि हमारे देश के फेवर में मैं हो। यही कहता हूं कि हो सकता है आशीष जी, मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं। मोदी जी और उनकी टीम के भी कंपल्शंस हो। मोदी जी, आप सबके साथ कॉम्प्रोमाइज करना, इस देश के किसानों को बचा लेना। हाँ, ये हाथ जोड़ के विनती, इस देश के किसानों के लिए बचा लेना। नहीं सीधा अगर जिस दिन ये सोच लिया कि किसानों देश को मारोगे तो ये देश जिंदा नहीं रहेगा, मृतप्राय हो जाएगा। बस ये हाथ जोड़ के विनती। चलिए बस अब देखते हैं, वक्त ज्यादा है नहीं, आ ही जाएगा एक दिन 2 दिन के भीतर, क्या है सच सामने आ जाएगा। इजाजत दीजिए हमें, अगले कार्यक्रम में मिलेंगे, खास कार्यक्रम में। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।